बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 14। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि सभी लोग इस कंपटीशन को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और इसे देखने जा रहे हैं। अब हमें शाओ यान को दिखाया जाता है जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा होता है। तभी पीछे से ताओ याओ आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम मुझे मिल ही गए, चलो मेरे साथ चलो। प्रेसिडेंट ने मुझे खास तौर पे कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ रूम में लेकर जाऊं। इतना कहते ही उनकी नजर वहां खड़े आइस एम्परर पर जाती है और वो उन्हें देखते ही रह जाते हैं। अब शाओ यान ताओ याओ से कहता है कि ये मेरे दोस्त हैं। ताओ याओ उन्हें अपना परिचय देता है और कहता है कि मेरा नाम ताओ याओ है, मैं ब्लैक रॉक सिटी से हूँ, चलिए अब हमें चलना चाहिए। फिर वो तीनों जाते हैं। ताओ याओ रास्ते में चलते चलते शाओ यान से कहते हैं कि इनिशियल प्लान के अनुसार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले एल्केमिस्ट्स 2000 से भी ज्यादा होंगे। ये हिस्ट्री में पार्टिसिपेंट्स की सबसे बड़ी संख्या है। ये कंपटीशन 2 राउंड्स में बांटा गया है, जिसमें से पहला राउंड प्रिलिमिनरी राउंड है और दूसरा राउंड फाइनल राउंड है। और इस बार हमारे ब्लैकस्टोन सिटी गिल्ड ने तुम्हें भेजा है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो सब चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की और बहुत से रोबोट्स को दिखाया जाता है जो कि चू एम्पायर से हैं। तभी वहां एक आदमी जो कि उन सभी रोबोट्स को देखते हुए जा रहा होता है, वो अचानक उनमें से एक रोबोट से टकरा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कह रही है कि मैंने इस दिन का बहुत समय से इंतजार किया है, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। अब हमें वो जगह दिखाई जाती है जहां ये कंपटीशन होने वाला है। इसके बाद प्रेसिडेंट फामा को दिखाया जाता है, जहां ताओ याओ शाओ यान को लेकर पहुंच चुके हैं। ताओ याओ उनसे कहते हैं कि ब्लैकस्टोन सिटी के पार्टिसिपेंट एल्केमिस्ट शाओ यान यहां आ चुके हैं। अब शाओ यान उनसे मिलता है और कहता है कि प्रेसिडेंट फामा, मुझे फिर से आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्रेसिडेंट फामा हंसते हुए कहते हैं कि शाओ यान, तुमने 8 टाइम ब्लैक आयरन स्पिरिचुअल लीफ को रिफाइन किया। वाकई में ये काबिले तारीफ है और इस साल वास्तव में बहुत सारे युवाओं ने पार्टिसिपेट किया है। इस बीच वहां एक आवाज आती है कि प्रेसिडेंट फामा, क्या आप अभी भी अपने जीवन की तरह ही लंबी बातें करना पसंद करते हैं? तभी प्रेसिडेंट फामा का असिस्टेंट कहता है कि कौन हो तुम और तुम्हारी इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तभी वो आदमी सामने आता है जिसकी वो आवाज होती है। ये आवाज और कोई नहीं बल्कि आइस एम्परर की होती है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट फामा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये सच में आइस एम्परर है? अब आइस एम्परर कहते हैं कि आपको मैं याद हूं? तभी प्रेसिडेंट फामा कहते हैं कि तुम अभी तक जिंदा हो, क्या तुमने वो चीज रानी मेडुसा को नहीं दी? अब ताओ याओ ये देखकर चौंक जाता है कि आइस एम्परर जैसा आदमी शाओ यान का दोस्त है। तभी वहां आइस एम्परर के दोस्त मास्टर जिया यंगन आ जाते हैं और अब वो सब से मिलते हैं। इसी बीच वहां राजकुमारी आ जाती है अपनी बड़ी बहन के साथ। वो अपनी बहन को शाओ यान से मिलाती है और कहती है कि ये शाओ यान है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। शाओ यान को बताया जाता है कि ये राजकुमारी की बड़ी बहन के साथ साथ सुरक्षा प्रभारी के रूप में यहाँ आई हुई है। अब राजकुमारी की बहन, जिसका नाम याओ ये है, वो शाओ यान को शुभकामनाएं देती है, कहती है कि मेरी इच्छा है कि आप बहुत अच्छा करो। अब ये सभी वहां से चले जाते हैं जहां कंपटीशन होने वाला होता है। पार्टिसिपेंट्स को बताया जा रहा है कि इस कंपटीशन के 2 राउंड्स हैं। जो भी फर्स्ट राउंड को जीतेगा वही सेकंड राउंड में जा सकता है और जो भी सेकंड राउंड को क्लियर करके जीत जाएगा उसे ही इनाम दिया जाएगा। अब ये कंपटीशन शुरू होने वाला है और जीतने वाले को ही वो सामग्री दिए जाएंगे जिससे कि वो पावरफुल पिल बनाई जा सकती है। वहां पे 2000 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स मौजूद होते हैं, जहां पे चू एम्पायर की एक लड़की भी होती है। वो लड़की अपने साथ बहुत से रोबोट्स को भी लाई होती है। आपको ये रोबोट्स जो पिछले एपिसोड में दिखाए गए थे वो चू एम्पायर से ही थे। अब कंपटीशन शुरू होता है। आइस एम्परर प्रेसिडेंट फामा मास्टर जिया लाओ के साथ चेयरमैन के तौर पर कंपटीशन को देखते हैं। यहाँ राजकुमारी याओ एर की बड़ी बहन भी आई होती है जिसका नाम याओ ये है।
इसे यहाँ सुरक्षा प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जिसके साथ साथ सैनिक भी होते हैं और वो कंपटीशन को आतंकवादियों से बचाने का काम कर रहे होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा बहादुर और बुद्धिमान होती है। अब कंपटीशन शुरू होता है और मिस्टर लियो स्टाइल में कंपटीशन में एंट्री लेता है। यहाँ राजकुमारी भी स्टाइल में एंट्री लेती है, जबकि शाओयान बहुत ही सिंपल तरीके से आता है। तभी मास्टर जिया आइस एम्परर से कहते हैं कि कैसा दोस्त है तुम्हारा। अब ये बात आइस एम्परर को बहुत अजीब लगती है और वो शाओयान को ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। जब शाओयान गिरने ही वाला होता है कि तभी वो अपनी अल्ट्रा स्मूथ एयर कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सबसे अच्छी एंट्री उसी की हो जाती है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। पहला राउंड शुरू होता है और उन सभी को उनकी रेसिपी दी जाती है। उन्हें उस रेसिपी के अनुसार एक दवाई तैयार करनी होगी। ये काम बहुत इजी होता है। तभी शाओयान को शक होता है कि इतना बड़ा कंपटीशन और इतना आसान टास्क दिया गया है। दूसरी तरफ हमें याओ ये को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी की लाश देखती है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। ये सभी अपनी रेसिपी को देखकर दवाई बनाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तभी वो लड़की जो कि चू एम्पायर से आई है, सबको लगता है कि इसकी सोल पावर बहुत ज्यादा है और यही बात मास्टर जिया को बताई जाती है। तो मास्टर जिया को भी उस पर शक होता है। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक 17 साल की उम्र की लड़की और इतना ज्यादा पावर, जरूर इसके अंदर कोई और है और ये अपना भेष बदल कर आया है। वो अपने पावर्स का यूज करके उसका मास्क हटा देते हैं और जैसे ही वो इस लड़की का मास्क हटाते हैं, वो समझ जाती है कि मास्क किसने हटाया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स फेल हो रहे हैं। उनसे दवाई नहीं बन रही। जिन्होंने बनाई भी है तो वो भी खराब हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ शाओयान का ओवन भी काला धुआं छोड़ता है और फट जाता है। उसे भी ये बात समझ नहीं आती कि गलती कहाँ हो रही है। और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 15। हम इस एपिसोड में देखते हैं कि सभी लोग हार मानकर वहां से धीरे धीरे करके जा रहे होते हैं। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। और ये लड़की सबका बहुत मजाक बनाती है, जो कि चू एम्पायर से आई है। उसकी दवाई बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रही होती है और उसका ओवन भी नहीं फटता। सभी हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की ऐसा कैसे कर पा रही है। अब हमें याफी और नायान को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गलत हो रहा है। इस बात में हामी भरते हुए नायान कहती है कि वो लड़की जो कि अभी भी नकाब में है, शायद उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अगले सीन में प्रेसिडेंट फामा, आइस एम्परर और मास्टर जिया यिंगन को दिखाया जाता है। मास्टर जिया यिंगन प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस भेष में कौन है। इस पर प्रेसिडेंट फामा कहते हैं कि इतने कम उम्र में वो इतनी अच्छे तरीके से ये कर सकती है, तो इसका मतलब वो वाकई में जीनियस होगी। इस पर मास्टर जिया यिंगन कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता कि उस भेष में क्या असली है और क्या नकली। अब प्रेसिडेंट फामा कहते हैं कि सिर्फ एक साधारण भेष बदलना काफी नहीं है। कुछ स्ट्रेंज पिल्स हैं जो कि किसी भी उम्र के इंसान को जवान बना सकते हैं। ये सब बहुत रेयर है और प्योरीफाई करना भी बहुत मुश्किल। लेकिन ये पिल किसी को सच में मिल जाए तो जब तक वो खुद स्वीकार ना कर ले, तब तक उसे कोई नहीं पहचान सकता। अब यहाँ याओ ये को दिखाया जाता है, जो कि मास्टर जिया के पास आती है और उनके कान में कुछ कहती है। यहाँ सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत जोरों शोरों से कोशिश में लगे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी दवाई तैयार नहीं हो पा रही होती। धीरे धीरे ये सभी कंपटीशन छोड़कर जा रहे होते हैं, लेकिन शाओयान हार नहीं मानता और वो अपनी कोशिश जारी रखता है। अब वो दवाई बनाने की विधि को ध्यान से पढ़ता है और दोबारा से दवाई बनाना शुरू करता है और इस बार उसकी दवाई बनने लगती है। सभी ये समझ जाते हैं कि उन्हें इस विधि का सीधे सीधे पालन नहीं करना, बल्कि सबसे पहले मेडिसिनल लिक्विड को प्योरीफाई करना होगा
और उसके बाद में दवाई तैयार करनी होगी। शाओयान बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपनी दवाई को तैयार कर लेता है। अब जब याली ये नोटिस करती है तो उसे ये देखकर बहुत जलन होती है और अब वो भी अपनी दवाई तैयार करने के लिए तेजी से काम करना शुरू कर देती है। शाओयान को देखकर हर कोई उसी की तरह दवाई तैयार करना शुरू कर देता है। शाओयान सबसे पहले दवाई तैयार करता है, इसलिए वो फर्स्ट आता है और इस राउंड को क्वालिफाई कर लेता है। यहाँ याली वापस आ रही होती है और अपनी हार को लेकर काफी गुस्से में होती है। अब वो सुनती है कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स शाओयान की तारीफ कर रहे हैं। ये सुनकर उससे रहा नहीं जाता और गुस्से में वो उन पर हमला कर देती है और उनमें से एक को बेरहमी से मार देती है, क्योंकि वो शाओयान से बहुत जल रही होती है। दूसरी तरफ याफी, नायान और राजकुमारी शाओयान के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि आज रात पार्टी दी जाएगी इस कंपटीशन के बाद, लेकिन शाओयान कहता है कि आज वो बहुत ज्यादा थक चुका है, मैं इस पार्टी में नहीं आऊंगा। वो इन सबको मना कर देता है। अब राजकुमारी यानी एर शाओयान से इम्प्रेस हो जाती है और वो उसकी बहुत तारीफ करती है। वो उसे मन ही मन पसंद करने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब ये तीनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि याली ने बहुत से लोगों को मार दिया है। ये सब वही थे जिन्होंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। वहां पे मास्टर लियू भी आ चुके हैं और उस लड़की से लड़ रहे हैं। अब ये लड़की याली मास्टर लियू से कहती है कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम क्या मुझसे लड़ोगे। ये सुनते ही मास्टर लियू तुरंत याली पे हमला कर देते हैं, लेकिन तभी ये लड़की सब तरफ पॉइजन छोड़ देती है और सभी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी शाओयान भी उस पर हमला कर देता है। अब इस जहर का असर पहले तो मास्टर लियू पर नहीं होता और वो काफी टाइम लेते हैं बेहोश होने में। जब मास्टर लियू बेहोश होने ही वाले होते हैं कि तभी याली उनके पास जाती है और उनसे कहती है कि तुम मेरा आज का प्लान खराब नहीं कर सकते। और अब शाओयान को भी बेहोश होने में काफी समय लगता है, जिससे कि ये लड़की शाओयान से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे मारने के लिए सभी रोबोट्स को शाओयान पर छोड़ देती है। अब शाओयान अपने फाइटिंग स्किल से उसे मारता है, लेकिन तभी ये लड़की वहां एक भ्रम पैदा कर देती है और इसके कारण हर जगह धुआं फैल जाता है। अब जब शाओयान की आंखें खुलती हैं तब उसके आसपास कोई भी लाश नहीं होती और इसके अलावा बाकी सबको भी होश आ जाता है। ये लड़की वहां से जाने से पहले कहती है कि तुम सबसे मजाक करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता कि कैसे इसने सभी को मारा। और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है।